MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दिल्ली धमाके के बाद इन्वेस्टिगेशन जारी है और यह जांच कई सच्चाइयों को हमारे सामने लाकर रख रही है। दोस्तों, जो सच्चाई निकल कर आ रही है, सबसे पहले तो वो हमें कबूल करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भारत के लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सच्चाई को बहुत कम कबूल करते हैं। अपने आंखों के सामने देखी हुई बात को भी भुला देने की आदत, और इस आदत ने हमको हमेशा बहुत नुकसान पहुंचाया है। इतिहास इस बात का गवाह है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि हम वो नहीं कर सके जो 9/11 के बाद अमेरिका ने किया था, या चार्ली हेब्डो के बाद फ्रांस ने, या फिर 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने करके दिखाया है। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा, हमको यह मानना पड़ेगा कि हम सुरक्षित नहीं हैं। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों को इस बात से समस्या हो जाए, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि अक्सर हम यही सच्चाई भूल जाते हैं, और जब जब भूलते हैं तो दहशतगर्द हमें यह याद दिलाते हैं जैसे कि हमको चिढ़ा रहे हो। क्योंकि जब मुंबई का ताज होटल सुरक्षित नहीं है, जब देश की संसद सुरक्षित नहीं है, जब हमारे देश के मंदिर सुरक्षित नहीं है, और यहां तक कि लाल किले का चौराहा सुरक्षित नहीं है, तो क्या हम यह कह दें कि हम सुरक्षित हैं? और दोस्तों, आज इस समस्या को आपके सामने किसी दिन, किसी तारीख, किसी सरकार, इसकी सरकार या उसकी सरकार की नजर से नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि मैं आपकी नजर से यह सच्चाई आपको दिखाना चाहता हूं। और इसलिए आपसे यह कहूंगा कि आप आंखें खोलिए और भगवान के लिए आप सच जरूर बोलिए। यह बात क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह सच्चाई है। आपको यह देखना पड़ेगा कि कोई आपके घर के बगल में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट अगर इकट्ठा कर रहा है, कोई अजनबी है और उसके घर पे इतना सामान आ रहा है, तो एक बार आंख आपकी खुलनी चाहिए। आप बेधड़क होकर अपने घर पर नहीं सो सकते, क्योंकि आसपास का माहौल इस वक्त आपके सामने है। दूसरी सच्चाई दोस्तों, दूसरी सच्चाई यह है कि लाल किले पर यह जो धमाका हुआ है, वो धमाका छोटा था। आप कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हो भाई, ये धमाका छोटा था क्या? लेकिन सच्चाई यह है कि यह धमाका उस अनुपात में बहुत छोटा था जितनी बड़ी साजिश रची गई थी। क्योंकि खुलासा यह हुआ है कि उमर की तरह कई फिदायीन हमलों की तैयारी थी। रॉकेट से हमले किए जाते, ड्रोन से हमले किए जाते। यह जो बारूद पकड़ा गया, यह जगह जगह फटता, यह पूरी की पूरी प्लानिंग थी। और कैसी प्लानिंग थी, यह रिपब्लिक भारत आपको लगातार दिखा रहा है। इसलिए यह मैं कह रहा हूं कि यह बहुत बड़ी साजिश टल गई है। दोस्तों, तीसरी सच्चाई क्या है? तीसरी सच्चाई यह है कि यह हमला पूरी तरह से एक कट्टर इस्लामिक जिहाद का नतीजा था। इसमें कोई भटका भटका नौजवान नहीं है दोस्तों, कोई एजुकेशन की कोई कमी वमी नहीं है। यह पूरी तरह से रेडिकल हमला था, सोचा समझा था, प्लान था, फिदायीन हमला था, और यह कबूल करना पड़ेगा। यह तीसरी सच्चाई है। चौथी सच्चाई यह है कि यह जो रेडिकल एलिमेंट हैं, यह कट्टरवाद जो है, यह तब तक नहीं मिटेगा जब तक इसकी जड़ पर वार नहीं किया जाएगा। वो जड़ चाहे पाकिस्तान के अंदर वो जड़ हो, या हिंदुस्तान में घूमने वाली वो हमदर्दों की गैंग, जिनको मरने वाले बेचारे नहीं दिखते हैं, मारने वाले बेचारे दिखते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, ये भटके हुए नौजवान, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। कट्टरवाद की जड़ पर करारा प्रहार करना पड़ेगा, और इसके लिए जो बन पड़े, जैसे बन पड़े, वो सरकार को भी करना पड़ेगा, हमको आपको भी करना पड़ेगा। दोस्तों, पांचवी सच्चाई, यह बहुत कड़वी है, कुछ लोगों को बहुत बुरी भी लग सकती है, लेकिन मैं कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, वो यह है कि भारत के बहुसंख्यक लोग अब यह कबूल नहीं करेंगे कि कोई उनको काफिर कहे, कोई उनको मुशरिक कहे। और ये वो अब तक झेलते आए हैं, लेकिन अब आगे नहीं झेलेंगे। हिंदू आखिर क्यों सुने कि कोई उनको काफिर कहना सिखा रहा है, कोई उनको मुशरिक कहना सिखा रहा है? या आखिर कब तक कबूल किया जाए? कब तक यह अपमान सहा जाएगा?
ये नहीं चलेगा। और कुछ जो संगीत बजाने वाले लोग हैं वो आपको ये भी बताएंगे कि भाई काफिर का मतलब तो बहुत सरल होता है, लेकिन हमें मालूम है कि इस काफिर के नाम पर क्या क्या इस देश के अंदर हुआ है, इसलिए ये लफ्ज ये सुनने लायक नहीं है और ना इसको सुना जाएगा। और इसका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है दोस्तों? इसका रिफ्लेक्शन समाज में दिखाई देने लगा है और सियासत में भी दिखाई देने लगा है। नेताओं की भाषा से आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर का भाव आपको पढ़ना पड़ेगा और नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, वो समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं रघुराज सिंह। ये बहुत तीखे अंदाज में सामने आए और उन्होंने बोला कि मस्जिदों पर ताला लगा देना चाहिए, मदरसे बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, यहां तक कि देश में अल्पसंख्यक संस्थान ही बंद कर देने चाहिए। बहुत कड़वी बात उन्होंने कही। उनका मानना यह है कि आतंक की यह नर्सरी है और इसलिए सबको बंद कर देना चाहिए, यहीं से आतंक निकल रहा है। अब जो बोला उसके बाद राजनीतिक भूचाल सा आया हुआ है। विपक्षी दल इस बात से बहुत नाराज हैं, खफा हैं कि रघुराज सिंह ने ऐसा बोला क्यों। लेकिन सच्चाई केवल इतनी नहीं है कि उन्होंने बोला है, जो बोला सो बोला, उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन बात तो इससे आगे निकल चुकी है, उसको भी कबूल कीजिए क्योंकि वो भी सच्चाई है, वो डेटा है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में अब तक सिर्फ बोला नहीं गया है, उत्तर प्रदेश में अब तक 300 से ज्यादा मदरसे या तो सील कर दिए गए या वैध थे तो ध्वस्त कर दिए गए। उत्तराखंड की थोड़ी सी बात कर लीजिए, यहां 227 से ज्यादा अवैध मदरसे सील हो चुके हैं। और आगे क्या होने वाला है? आगे ये पूरा का पूरा जो मदरसा बोर्ड है वो 2026 के बाद उस पर बड़ा सा एक ताला लगने वाला है, ताला लगने वाला है। और असम में क्या हुआ? असम में 1281 मदरसे थे, ये हमेशा के लिए बंद हो गए हैं और उनको कन्वर्ट कर दिया गया एक नॉर्मल स्कूल में, जैसे सामान्य स्कूल चलते हैं वैसा असम में हुआ। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हमेशा इस बात को कहते आए हैं कि ये मदरसा से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर ये निकलने वाले नहीं हैं, इसलिए हम नॉर्मल स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बात रघुराज सिंह ने जो कहा उससे आगे बढ़ चुकी है और इसलिए आज सवाल यह है कि क्या मदरसा बैन से आतंक पर लगाम लगेगी या इसके पीछे सियासी नफा नुकसान की राजनीति ज्यादा है? चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए। देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। अगर वो वाकईतन ये समझते हैं कि अल्पसंख्यक संस्थाओं से आतंक फैल रहा है और उनके संख्यक संस्थाएं हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, तो उनको चाहिए कि संविधान को पहले आग लगा दे और उसके बाद फिर वो जैसा समझ में आया मनुस्मृति से देश को चलाएं। हल्ला होगा तो मजा आएगा, आज से ही पूरा मदरसा बंद कर लो। आज़ादी की लड़ाई में मदरसे वाले फांसी के फंदे पर 50 हजार लाखों और फांसी के फंदे पर चढ़े थे। मदरसे वाले कोई गलत काम नहीं करते। असम के जो मुख्यमंत्री हैं ना, ये बहुत ही जहरीली तरह की बातें करते हैं, नफरत की बातें करते हैं। मैं समझता हूँ ये इस देश के लिए ठीक नहीं है। भारत के संविधान में मदरसा नाम का शब्द ही नहीं है। एक बार ढूंढ के दिखाइए भारत के संविधान में कहीं मदरसा लिखा हो। कहीं न कहीं एटीएस इस जांच के बहाने पूरी मुस्लिम कौम को प्रताड़ित करना, हरेसमेंट करना, धन उगाही करने का धंधा शुरू हो जाएगा। और आइए चर्चा की शुरुआत करता हूं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त गुरु प्रकाश पासवान हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मेरे साथ इस वक्त फराज किदवई हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ जगदीश शर्मा हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। राशिद शरीफ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं राशिद शरीफ आपसे जानना चाहता हूं, ये जो मदरसा बैन को लेकर बात हो रही है,
संस्थानों को बैन करने, प्रतिबंधित करने को लेकर बात हो रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर? उत्तर प्रदेश की सरकार केवल कह नहीं रही है, वो तो करने भी लगी है। मैंने डेटा दिखाया आपको। जी 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 राम जी, बिल्कुल बिल्कुल आपका डेटा भी देख रहा हूँ मैं, और यूपी के योगी साहब का भी, और आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा साहब का भी, मोहन यादव साहब के जो आए दिन बयानात आते रहते हैं लोगों के। ये लोग पहले क्या है, मदरसे में क्या पढ़ाते इनको पता नहीं, इनको ये इल्म ही नहीं है, खाली इनको नफरत है मदरसों से, मदरसों के मुसलमानों से, मदरसों के बच्चों से, ताकि वो लोग काबिल नहीं होना, वो लोग पढ़ लिख के इंसान नहीं बनना। उन्हों है सो गांजा मारना, अफीम मारना, उन्हों है सो इस तरीके के ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाना, हाँ, इस तरीके गलत लोगों के हाथों में पड़ जाना। ये चाह रही है आपकी हुकूमत, ये चाह रही योगी हुकूमत, ये चाह रही आसाम की हुकूमत। इस तरीके से सर मैं आपको बता रहा हूँ राम जी, एक बार मेरे साथ आपका मदरसा, आप जिसको जो मदरसा बोले, आप मेरे साथ एक बार चलिए, मेरे को बताइए भी नहीं, आप वहां चल के देखिए कि क्या पढ़ाई होती, किस तरीके से इंसानियत की पढ़ाई होती, किस तरीके से भाईचारा की पढ़ाई होती, किस तरीके से देश से मोहब्बत बताते, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारा सिखाते। सर ये गलत प्रोपेगेंडा जो हो रहा है ना सर, राशिद सिर्फ शरीफ, ये हमारे ये नेताओं से ज्यादा, एक मिनट राम जी एक मिनट, जी जी, नेताओं से नहीं हो रहा, ये मीडिया से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा जी। अब मुझे बताइए, ये फिर ये मुशरिक वाला, ये काफिर वाला, ये काफिरों के खिलाफ जिहाद वाला, ये चैप्टर कहां पढ़ाया जा रहा है? ये किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहा है कि सीबीएसई के सिलेबस में है? बकवास है, ये कहां से आ रहा है? राम जी ये सब बकवास है। ये काफिर उसी को बोला जाता है जिसका भगवान नहीं मानते, जैसा कि हिंदू भाई राम को मानते। कहां काफिर हुए उन्होंने? अगर मैं भी अल्लाह को नहीं मानू तो मैं भी काफिर हूं, ये कोई बात नहीं है। अगर क्रिश्चियन है तो जीसस को मानते, सरदार है तो बिल्कुल गुरुजी को मानते, गुरु नानक को मानते। कौन काफिर है? किस पे कोई भी है तो किसी चीज पे नहीं बोल सकता कि फलाना काफिर है। और ये क्यों आतंकवादी जो दिल्ली आए थे, राशिद शरीफ, क्यों ये जो आतंकवादी दिल्ली आए थे, ये अपने मिशन का नाम मिशन काफिर रखे हुए थे? ये क्यों रखे हुए थे? ये नहीं मानते खुदा को कि पूरी दुनिया को मानते हैं कि किसी ने खुदा को नहीं माना? मैं भी डिबेट में सर राम जी, मैं इतने दिनों से डिबेट में हूं मैं आपके साथ। कई मुसलमान डॉक्टरों के आप नाम लिए, सब बरी हो गए, बरी हो गए, कोई इन्वॉल्व नहीं है उसमें। कौन बरी हो गए? अरे वो जहन्नुम चला गया, आप कह रहे बरी हो गए। वो उमर जो पकड़ा जाना था, वो धमाके में उड़ गया, वो तो जहन्नुम गया है, वो नरक में पड़ा हुआ है, आप कह रहे बरी हो गए। अरे जानू में जान दो सर, हमारे उससे कोई ये शाहीन है, ये मुजम्मिल है, ये दानिश है, ये सबके सब जेल में, ये एनआईए की कस्टडी में। आप कह रहे बरी हो गए, कौन बरी हो गया? अरे सर अरे कौन बरी हो गए? कौन बरी हो गया बताइए? मुजम्मिल, शाहीन, दानिश, अभी कल ही आए थे पेशी करने के लिए, अभी एनआईए की कस्टडी में। कौन बरी हो गया? अभी तो अदालत में चार्जशीट तक नहीं गई, बरी कैसे हो जाएगा? क्या बात कर रहे हो? नहीं, इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं राशिद शरीफ। क्या अदालत तो बरी करेगी कि मैं बरी कर दूंगा कि आप बरी कर देंगे? अभी तो चार्जशीट भी पेश नहीं हुई और आपने बरी कर दिया। वाह, कमाल है भाई। इस तरीके से राम जी अगर इसी तरीके का माहौल बनाएंगे ना, वाकई इतना मुश्किल हो रहा है देश को। क्या माहौल बनाएंगे? आप झूठ बोले, मैंने आपका फैक्ट चेक करके आपको करेक्ट किया, और आप कह रहे हैं ऐसा माहौल बनाएंगे तो देश में हो जाएगा। क्या माहौल हो जाएगा? मैं एक मिनट बता। आपने ये झूठ क्यों बोला कि वो सारे मुस्लिम छूट गए? बिल्कुल देश कहाँ है? क्यों बोला आपने? आपको है, क्यों बोला? कोई भी बीजेपी के कोई भी ऐसे नहीं, बीजेपी कहां से आ गई? कोई भी ऐसा इसमें बीजेपी कहां से आई? मैं बीजेपी पे तो जाऊंगा, उनसे पूछूंगा और बड़े कड़े सवाल पूछूंगा। लेकिन राशिद शरीफ ये झूठ क्यों फैलाते हो? ये झूठ क्यों फैलाते हो? ये देश की जनता झूठ नहीं सुन सकती। आपने कहा कि मुस्लिम बरी हो गए, आप ये कहना चाह रहे हैं इस देश की एजेंसियां मुस्लिमों को परेशान करने बैठी है, ये मीडिया देश के मुस्लिमों को टारगेट करने बैठी है। मैं आपको इस मंच पे जगह दे रहा हूं, ये जानते हुए भी कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साउथ के प्रेसिडेंट हैं। आप कम मुसलमान हैं क्या? आप छोटे मुसलमान हैं क्या? आप दोयम दर्जे के मुसलमान हैं क्या? आप बात कर रहे हैं पूरे देश की जनता के साथ। मैं आपको बुला के बिठाया हूं। क्यों बुला के बिठाया हूं? मुसलमान हमारे लिए अलग नहीं है, लेकिन वो मुसलमान अलग है जो हिंदुओं को काफिर मानते हैं।
वो मुसलमान अलग हैं जो हिंदुओं को मुशरिक मानते हैं और उनके ऊपर धमाके करते हैं, और उनको आप कंडेम नहीं करते। आप कह रहे मुसलमान छूट गए। उनको अव्वल तो मुसलमान मत बोलिए, उनको बोलिए कि वो आतंकवादी, वो आतंकवादी बोलिए, वो आतंकवादी है। नहीं, वो आरएसएस के लोगों को बोलना चाहिए। किसको बोलना चाहिए? आरएसएस के लोगों को बोलना चाहिए, बजरंग के दल के लोगों को बोलना चाहिए। नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे, फिर कहेंगे कि देखिए हमारे मदरसा में बड़ा भाईचारा सिखाया जाता है। अब वो एक्सपोज हो गया, राशिद शरीफ, वो सब एक्सपोज हो गया, वो सब एक्सपोज हो गया जो आपने कहा था मेरे मदरसे में ये पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है। गुरु प्रकाश पासवान मेरे साथ हैं। पासवान जी के पास मैं चलना चाहता हूं। कोई मदरसे का नाम बताइए ना राम जी। राम जी कोई अरे मैं आपको सुन रहा हूं, राम जी आप भी तो मदरसे में पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े? मैं आपको सुन रहा हूं। नहीं सर, आप मेरे को एक मदरसे का नाम बता दीजिए कि इतना हथियार निकला मदरसे में। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं मैं आपको। राम जी एक मदरसे का नाम बता दीजिए बस। जी गुरु प्रकाश पासवान, गुरु प्रकाश पासवान, क्या ये रघुराज सिंह जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं, इसके एक्शन बड़े परिणाम हमें देखने के लिए मिलेंगे? क्या केंद्रीय स्तर पर भी इसके बारे में कुछ सोचा जा रहा है जो आपके मंत्री इशारा कर रहे हैं? नहीं, देखिए राम जी, ऐसा है कि यहाँ पे सोच की बात है, यहाँ मानसिकता की बात है। आपने इतनी बार इनको बोला लेकिन इनका मुंह नहीं खुला। इनको बोलने में क्या दिक्कत थी? जो आतंकी वो आतंकी है। उमर खालिद और उनके साथी आज जेल में क्यों हैं? जब वो कहते हैं कि भाई चिकन नेक का जो हिस्सा है 22 किलोमीटर का, उसको हम काट देंगे और नॉर्थ ईस्ट पूरा कट जाएगा, ये क्या है? ये सेडिशन नहीं तो क्या है? ये राष्ट्र विरोध की बात नहीं तो और क्या है? और आप कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, मैं क्षमा चाहता हूं। ये जो यहां वक्ता भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे कम भले ही जानता हूं, लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़े स्कॉलर तो नहीं है ना आप? कभी उनका जाकर के पढ़िएगा आप, उनके कुरान के वर्सेस के क्या इंटरप्रिटेशन है उसको भी पढ़ लीजिएगा आप। जहां पे रेडिकल इस्लाम के खिलाफ बोलना है, जहां सलाफिज्म के खिलाफ बोलना है, जहां वहाबिज्म के बोलना है, आप नहीं बोलते हैं। दिक्कत इस बात से है, दिक्कत आपके दोहरे मापदंडों से है, दिक्कत राम मोहन जी उस मानसिकता से है। जब सलमान खुर्शीद, पूर्व विदेश मंत्री, कोई सामान्य वर्ग की कोई कार्यकर्ता नहीं है, सलमान खुर्शीद पूर्व विदेश मंत्री, केंद्र में कानून मंत्री रहा हुआ व्यक्ति, ये कहता है कि बटला हाउस में इंकाउंटर हुआ तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू थे। ये मैं झूठ बोल रहा हूं? तो ये ऑन रिकॉर्ड बयान नहीं है क्या? ऑन रिकॉर्ड सलमान खुर्शीद ने कहा था ये टेरर एपोलॉजिस्ट, तुष्टीकरण के नाम पे आप किस सीमा तक जाना चाहते हैं? लेकिन पासवान जी, मैं एक बात आपको सुनना पड़ेगी। देश के जो लोग हैं उनका मूड थोड़ा सा समझना पड़ेगा। भाई उमर अब्दुल्ला क्या बोलकर गए आपके सामने? महबूबा मुफ्ती का बयान, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा लाल किले के सामने गूंजा। ऐसे कई बयान है। हुसैन दलवाई का बयान आपके सामने, अबू आजमी का बयान आपके सामने, और सरकार केवल सुनेगी क्या? केंद्र की सरकार केवल बैठकर सुनेगी क्या? इस आलोचना के डर से कि भाई कोई ये ना कह दे कि ये लोग सख्ती बरत रहे हैं। देश के मामलों को लेकर क्या केंद्र की सरकार को एक हार्ड स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है? और ये देश के लोग आपसे पूछेंगे। पासवान जी। नहीं राममोहन जी, आप एक नाम लगता है लेना भूल गए, राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने क्या कहा था कि मार्जिनलाइजेशन से कोई अत्याचार होता है तो कोई आतंकी बन जाता है। अरे बाप रे बाप, दलितों से ज्यादा अत्याचार हुआ है क्या किसी के ऊपर? यहाँ पे अनुसूचित जाति, दलित, वंचित समाज के साथ ज्यादा शोषण हुआ है क्या? कितने आतंकी बने हैं? ये मानसिकता का विषय है। और जहां तक हमारी प्रतिबद्धता की बात है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहता हूं। पिछले 11 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा करके देख लिए। दिल्ली के इन धमाकों को छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में जो सुरक्षा का माहौल रहा है, जो समृद्धि का माहौल रहा है, आज से पहले कभी नहीं था। मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं आपको, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भूटान से कहा था और वो शब्द मेरे कान में आज भी है कि जस्टिस विल बी डन। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि यदि पाताल लोक में भी छुपे हो, यदि पाताल लोक में भी छिपे हो तो उनको ढूंढ करके निकाल करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं, मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जुड़ गए बोलने में, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, उनके पास में जाऊं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जगदीश जी आपके पास भी मैं आऊंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, ये उमर तो चला ही गया, मर गया, वो नरक में गया होगा, जहन्नुम में। लेकिन इसके अलावा भी ये जो जितने आसपास के आतंकवादी उसके चेन में पकड़ने वाले, इससे देश के लोग मानने वाले नहीं हैं कि आप समझें कि ये 10-15 लोगों का गैंग आपने पकड़ लिया और देश के लोग मान जाएंगे। देश के लोग एक बड़ी कार्रवाई चाहते हैं, और वो कार्रवाई अगर नहीं होगी तो फिर यहीं पर फिर महाभारत के अंदर मैं आवाज उठाऊंगा। लेकिन पहले अश्विनी उपाध्याय जी, ये क्या आपको लगता है, जैसे आज का मैं आपका बयान सुन रहा था, आपने कहा कि कहीं संविधान के अंदर मदरसा शब्द है ही नहीं, लेकिन ये सब चल रहे हैं, ये सब गड़बड़ चल रहे हैं। क्या मदरसे पर रोक लगाने से आतंकवाद पर लगाम लगेगी? क्या आपका अनुभव कहता है? और क्या
जो टर्म्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं कि भाई संविधान के हिसाब से क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, देश के लोगों को थोड़ा समझाइए। देखिए, मेरे हाथ में भारत का संविधान है राम मोहन जी, और भारत के संविधान में अगर कहीं एक भी पन्ने पे एक भी बार मदरसा शब्द आया हो, मैं आजीवन अपनी वकालत छोड़ने के लिए तैयार हूं और इस विषय पे किसी भी विषय में बहस करने के लिए तैयार हूं। न वक्फ शब्द आया, न वक्फ बोर्ड आया, न वक्फ ट्रिब्यूनल आया, न मदरसा आया। देश का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ था, इसलिए मजहब के आधार पे किसी भी तरीके का नियम, कानून, आयोग, मंत्रालय, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, लोन, वजीफा, हर तरीके का मजहब के आधार पे कुछ भी लेन देन करने का संविधान इजाजत नहीं देता जी। मैं आपको दूसरा एक बहुत सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट दिखा रहा हूं, शायद आपको दिख रहा होगा। ये सुप्रीम कोर्ट केसेस है 2011 के वॉल्यूम 8 में प्रिंटेड भी है, पेज नंबर 737 पे। 3 जजों की बेंच है, जस्टिस पांचाल, जस्टिस दीपक वर्मा, जस्टिस BS चौहान की बेंच ने 2011 में अगस्त में कहा, इस देश की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। अगस्त 2011 का रिपोर्टेड जजमेंट है ये, कोई भी जाके गूगल कर सकता है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर केस, बहुत फेमस केस है। और अगले ही साल 2012 में कांग्रेस की सरकार ने इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को बदला और बदल के मदरसों को इस राइट टू एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया। अब वो जो अमेंडमेंट किया 2012 में कांग्रेस की सरकार ने, उसका परिणाम ये है, मदरसे में कौन पढ़ता है सरकार को नहीं पता, पढ़ने वाला कौन, पढ़ाने वाला कौन सी किताब पढ़ाई जाती है, कहां से फंडिंग आती है, कहीं कुछ नहीं पता। बाकी जगह स्कूलों में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है टीचर्स के लिए, मदरसे में टीटी क्वालिफाई करना भी जरूरी नहीं है। तो आज की डेट में मदरसे एकदम सरकार के कंट्रोल से बाहर है। ये दुख, ये मतलब बहुत ही ये आश्चर्य की, ये बहुत ही हमारे लिए कहते नहीं बहुत बड़ा खतरा है कि न पढ़ने वाले का पता, न पढ़ाने वाले का पता, न किताब का पता, न कॉपी का पता, वहां कौन सी ट्रेनिंग हो रही है, कैसे हो रही, कुछ भी नहीं पता। न मदरसे की किताब कभी पब्लिक जो बुक स्टोर होती है, आप कहीं मार्केट में जाइए, है मेरे साथ, आपको CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड की किताबें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आप मदरसे किताब एक बार जरा बाहर खोल के जाके कहीं आप बुक सेलर के यहाँ से आप ले ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं क्या है। जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, इनफैक्ट उनको वो कॉपी किताब घर ले जाने की परमिशन भी नहीं है, वहीं पढ़ो और वहीं छोड़ के जाओ। ये कड़वी सच्चाई है। तो वो क्या हो रहा है, कैसे। अच्छा, दूसरा, ठीक है, इस देश में जब पहले अनपढ़ अनाड़ी आतंकवादी बन रहे थे, तो फिर थोड़ा ग्रेजुअली आगे मामला बढ़ा, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर आतंकवादी बनने लग गए। थोड़ा और ग्रेजुअली बाद में पाया गया कि नहीं, होमगार्ड भी और सिपाही भी आतंकवादी बन रहे। फिर ग्रेजुअली क्या देखा गया कि नहीं, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार लेवल के लोग आतंकवादी बनने लग गए। और अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, डॉक्टर भी रेडिकलाइज हो रहे, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनोलॉजिस्ट, फिजिशियन, सर्जन, ऐसे लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं। तो खतरा इस बात का है राम मोहन जी, कल को बस का ड्राइवर जिसमें 60 लोग बैठे हुए हैं, अगर वो रेडिकलाइज हो गया तो 60 लोग गए। आपके फ्लाइट का जो पायलट है, अगर उसमें से एक पायलट रेडिकलाइज हो गया तो 250-300 लोग गए। आपका ट्रेन का ड्राइवर, अश्विनी जी, फराज किदवई आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं जल्दी। आपके ट्रेन का ड्राइवर या रेलवे स्टेशन मास्टर अगर रेडिकलाइज हो गया, फिर तो 2-3 हजार लोग गए। हमारे सुप्रीम कोर्ट में कैंटीन में हमारे सारे जजेस एक दिन लंच करते हैं। अगर उस हमारी सुप्रीम कोर्ट के कैंटीन का जो कुक है वो रेडिकलाइज हो गया, सारे जज गए। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट के सेशन का जो कुक है रेडिकलाइज हो गया। देखिए, जब वकील लॉजिक करते हैं, उसमें अश्विनी जी भी कर रहे हैं और फराज किदवई भी एडवोकेट हैं, वो भी वकील हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि फराज किदवई आपको रिस्पॉन्ड करें। मुझे किदवई साहब, मैं यही कह रहा हूं भाई, विधानसभा का अगर विधानसभा का कुक रेडिकलाइज हुआ, सारे विधायक गए, पॉइंट है, लेकिन बाद में ये नहीं कह सकते कि भाई ये क्यों रेडिकलाइज था, इसको किसने किया था और सरकार इसको क्यों नहीं ढूंढ पाई। फराज किदवई, पॉइंट है, लेकिन ये रेडिकलाइजेशन की जड़ पर चोट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, किदवई साहब? नहीं, बिल्कुल राम जी, आप सही बोल रहे हैं और अश्वनी जी की बात से मैं सहमत हूं कि पहले जो है वो चपरासी रेडिकलाइज होता है, उसके बाद में फिर उसके ऊपर चले जाइए तो शायद क्लर्क रेडिकलाइज होता है, उसके ऊपर चले जाइए तो फिर डॉक्टर रेडिकलाइज हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि प्रदीप कुरलोरकर नाम का जब साइंटिस्ट रेडिकलाइज होता है और वो हमारी और ISI से जासूसी करने लगता है राम जी,
और हमारे जो मिसाइल सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशंस लीक करता है तो पूरे देश को खतरा आ जाता है। बलराम सिंह जो बजरंग दल का एक कार्यकर्ता होता है, जब वो रेडिकलाइज होता है और हमारे दुश्मन देश को जब वो सूचनाएं पहुंचाने लगता है और उसके ऊपर मध्य प्रदेश एटीएस जो है वो मुकदमे करती है तमाम धाराओं में, तो जब वो रेडिकलाइज्ड होता है तो इस पूरे देश को खतरा होता है। वैसे एक लॉन्ड्री लिस्ट है, इससे कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है अब हमसे पहले जो मौलाना साहब कुछ बोल रहे थे, उन्होंने शायद आज इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा मगर उसको ठीक से बता नहीं पाए कि 1996 के गाजियाबाद में के जो बस में जो एक बम विस्फोट हुआ था, उसमें एक व्यक्ति था, उसका नाम देखिए इस समय मैं भूल रहा हूं, उसको कोर्ट ने छोड़ा है। तो शायद वो ये बताना चाह रहे थे, मोहम्मद इलियास नाम है उसका। आज ही इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे ये न्यूज आई है। आज आते हैं मदरसे पे। मैं इनकी सारी बातों से सहमत हूं अश्वनी जी की, कि जो मदरसे से जो पढ़ करके निकलते हैं वो रेडिकलाइज्ड हो जाते हैं, वो पता नहीं कौन सी शिक्षा लेते हैं। तो राजा राम मोहन राय भी रेडिकलाइज्ड हो गए थे, इसका मतलब मुंशी प्रेमचंद जी भी रेडिकलाइज्ड हो गए थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, इनके हिसाब से मौलाना अबुल कलाम आजाद भी रेडिकलाइज्ड हो गए थे और मौलाना शेख हुसैन मदनी साहब भी रेडिकलाइज्ड हो गए थे। तो देखिए क्या है राम जी के आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो चाहने वाले लोग हैं वो इस तरह का माहौल बनाने लगते हैं कि जिससे क्लियर कट एक डिवीजन हो और इनका अश्विनी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक छोटी सी बात जल्दी। मैं अश्वनी जी की बात से सहमत हूं। इन्होंने कहा कि ना पढ़ने वाले का पता है और ना पढ़ाने वाले का पता है। ASER की रिपोर्ट है जिसका जो एक सर्वे, अच्छा पहली बात मैं लॉयर नहीं हूं, ये शायद आपको किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूं। तो उसके हिसाब से किसी बड़े अंग्रेजी अखबार में, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें एक रिपोर्ट छपी थी, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में लगभग 60% बच्चे ऐसे हैं जो कि एक सिंपल डिवीजन भी नहीं कर सकते हैं और आधे से ज्यादा 14 से लेकर के 18 साल के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं जो कि 3 डिजिट डिवीजन की प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते हैं। मध्य प्रदेश में मिड डे ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं कि शिक्षा का स्तर ठीक नहीं है, ये पॉइंट है। अगर ये पॉइंट है तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर आप अश्विनी उपाध्याय जी को सुनिए जी। देखिए अगर एजुकेशन प्रॉब्लम है तो अब अफजल गुरु PhD थे, अभी करीब 400 डॉक्टर राडार पे हैं, वो सारे के सारे MBBS और MS, MD, फिजिशियन, सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, गायनोलॉजिस्ट, किडनी एक्सपर्ट, आईज एक्सपर्ट, आर्थोपेडिक सर्जन है, इस तरीके के हैं। अब उसमें कितना इसमें दम है ये अलग बात है। जहां तक एजुकेशन सिस्टम है तो हमारा निश्चित रूप से हमारा जो गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक है, थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन सिंगापुर का, चीन का और अमेरिका का और फ्रांस का और लंदन का तो गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छा है। तो वहां क्या चल रहा है उसमें सब कहीं छिपा नहीं है कि वहां पे क्या क्या हो रहा है, शाम को सड़कों पे कैसे चल रहा है मामला, सबको पता है। मैं उस पर जाता नहीं, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि अब समय आ चुका है कि भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट का 3 जजों का जो फैसला है 2011 का, जिसमें उन्होंने कहा समान शिक्षा से देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, यूनिफॉर्म एजुकेशन से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़े, बंगाल वाला बंगाली में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, तमिलनाडु वाला तमिल पढ़े, लेकिन कम से कम 8वीं तक 14 साल तक सिलेबस और करिकुलम एक समान है। अरे उसका अगर साइंटिफिक अगर थोड़ा एजुकेशन हो जाएगा, ठीक से पढ़ लिख लेगा, तो हो सकता है उसको मदरसे में बाद में कोई रेडिकलाइज नहीं कर पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कम से कम मिनिमम यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम हो, और उससे तो ठीक है अश्विनी, आपका पॉइंट आ गया। मुझे दूर हो जाएगा। मुझे इसमें एक बात कहते हुए इन कराना है जगदीश शर्मा जी को। जगदीश शर्मा जी, ये हमदर्दी वाला सिस्टम ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। अभी देखिए फराज किदवई भी कह रहे थे तो वो ढूंढ के नाम लाए, और मुझे ऐसा लगा कि वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा इस बात के प्रवक्ता हों कि हिंदुओं के नाम कैसे ढूंढकर निकाले जाए। भाई ये किसी ने नहीं कहा कि कोई इसमें मुलव्विस नहीं है, कोई इसमें शामिल नहीं है। मैं देखिए पॉइंट आप कह चुके हैं, मैं कह रहा हूं राम जी ये गलत है। नहीं आप ढूंढ के लाए। अरे 150 घटनाएं होंगी, आप 4 नाम ढूंढ के लाए, आपने कहा लिस्ट लंबी है, नहीं चलेगा। आपने कहा कि लिस्ट लंबी है। इल्जाम लेकर फराज किदवई, आप फराज किदवई मुझे बताइए, आपने 4 नाम ढूंढ के बताया मुझे और आपने कहा कि लिस्ट लंबी है। आप किसकी लिस्ट लंबी है? किसकी लिस्ट लंबी है जो आप बता रहे हैं? आप किसकी लिस्ट लंबी? परसेप्शन बना रहे हैं। मैं परसेप्शन नहीं बना रहा हूं, मैं आज इस देश के सामने
ये बात सीधे सीधे बोल रहा परसेप्शन बना रहे हूं, हैं। सीधे सीधे बोल रहा बिल्कुल हूं कि आपने परसेप्शन बना 4 रहे हैं। नाम गिनाए, आप इस देश में नफरत 4 नाम बोल गिनाए। रहे हैं। इस देश में ऐसे, इस देश में ऐसे, फराज जी बहुत क्लियर बता रहा हूं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, वक्ता को ऐसे नहीं घेर सकते। मैं बोल रहा हूं ना आपको, सुनिए तो, इस देश में ऐसे 20 मामले, अभी आप नेट पे जाइए, ऐसे 20 मामले, ऐसे 20 मामले, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे देखिए ये बहुत हल्का हो चुका है, जो आप लोगों का स्टाइल हो गया कि ये इसकी चाटुकारिता कर रहा है, वो उसकी चाटुकारिता कर रहा है। पॉइंट सुन लीजिए, मैं समझा रहा हूं। जनता पार्टी का गिरवी मत रखिए अपनी। अरे भाई कोई किसी के यहाँ गिरवी नहीं है, ये बुलंद लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये जमीर वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, डंके की चोट पर कह रहा हूं और सुनिए, मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं और सुनिए, आप जिस आप इंडियन एक्सप्रेस की खबर का हवाला दे रहे हैं एक केस में, ऐसे 20 केस आपके सामने गूगल पे डालिए कि जो 15 साल 20 साल अदालत की लापरवाही की वजह से, जुडिशियल सिस्टम की कमजोरी की वजह से जो बेगुनाह लोग जेल में रहे, ऐसी 50 स्टोरी आपके सामने आ जाएंगी। ऐसी 50 स्टोरी डाल दीजिए आप, जुडिशियल सिस्टम की कमजोरी की वजह से जो जेल में रहे और बाद में अदालत ने उनको छोड़ दिया ये कहते हुए कि इसके साथ ज्यादती हुई है, ऐसी 50 स्टोरी आ जाएंगे आपके। उसमें हिंदू भी मिल जाएगा, उसमें मुसलमान भी मिल जाएगा, लेकिन जब आप कैटेगोरिकली ढूंढ कर लाते हैं नाम 2-4 लिस्ट में शामिल करके, तब यह संदेह होता है। उसमें आप दूसरा नाम अगर किसी दूसरी धर्म का डाल देते, एक नाम भी डाल देते, तो मैं मान लेता कि आपका मंशा ठीक थी। अब मुझे थोड़ा एक रिक्वेस्ट है, क्विक जल्दी जी, आप एक काम करिए, अपने इनपुट टीम को बोलिए एक बार गूगल कर दें लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, और यहीं साइड में विंडो में आप मैंने दिखाया है, ये पिछले 8 दिन से डिबेट चल रही थी, ये किसी से छुपा हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ है, जैसे मोहम्मद है, लश्कर तैयबा है, अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, अबू अदन हरियाम, अल अख्तर, अल इत्तिहाद, अल मुरबेन, अल नुसरा, अल कैदा, अंसारुल सरिया, अंसारुल दाइन, अंसारुल इस्लाम, अंसारू। पंजाब में आरएसएस के आदमी की किसने हत्या की है? अरे मैं कहता हूं वहां पर हक्कानी नेटवर्क, लिस्ट निकाल दीजिए आप कि जितने लोग पाकिस्तान के साथ जासूसी कर रहे थे वो कौन लोग हैं? ISIS जैसे मोहम्मद, जैसे जैसल मुजाहिरीन, जमरात, और उनकी भी फराज किदवई, उनकी भी लिस्ट मेरे ख्याल से इस देश के लोगों को जाननी चाहिए, इस देश के लोगों को यह जाननी चाहिए। अगर सुनिए, अगर आप इस पॉइंट पर आ रहे हैं तो यह पॉइंट भी आपको सुनना पड़ेगा, इस पॉइंट पर अगर आप आ रहे हैं तो इस पॉइंट को भी सुनना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जासूसों की पैरवी करने के लिए कौन खड़ा होता है। अगर 4 हिंदू हैं तो उनके पीछे 40 हिंदू खड़े नहीं होते, वो कहते हैं कि भाई इसको फांसी की सजा मिलती है, अभी दे दीजिए, इसी वक्त दे दीजिए, इसी वक्त दे दीजिए। कोई फराज किदवई उनके पीछे जाकर ये खड़ा नहीं होता ना कि भाई ये भटके हुए नौजवान थे, ये भटके हुए नौजवान थे तो ISI ने पकड़ लिया। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूं, कोई उनको पीछे हमदर्द बनकर खड़ा नहीं होता। इस देश के अंदर ये बहुत साफ सुथरी संस्कृति है कि अगर आप देश के विरोध में काम कर रहे हैं तो आपकी सजा जो मुकर्रर करे संविधान, वो सजा आपको इसी वक्त हो जाए, इसी वक्त हो जाए, वो सजा इसी वक्त हो जाए। अगर आप देश के खिलाफ, अगर आप देश के खिलाफ हैं तो वो सजा इसी वक्त आपको मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर, और ये अगर कोई बैकअप करने के लिए जाता है उनको, तो उनको पकड़िए, उनको पकड़िए। हम ये भी मुझे कि आपने पत्रकारिता को गिरवी करके, अरे कौन गिरवी हो गया भाई? मैं ये कह रहा हूं कि अगर देश विरोधियों को खुलेआम बोलना पड़े तो फराज किदवई इफ बट लेकिन किंतु परंतु ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मैं बोल रहा हूं ना, अगर आपने कहा कि ISI का जासूस हिंदू निकला, मैं अगर इफ बट किंतु परंतु, ये भटक गया था, ये बिछड़ गया था, ये कम पढ़ा था, ये कम लिखा था, इसके पास रोटी नहीं थी, अगर मैं कहता हुआ मिलूं तो आप मुझे बताइए, साइंटिस्ट नहीं था, आप मुझे बताइए, अगर मैं FN बट करूं, जो NIA को करना हो, जो जुडिशियल सिस्टम को करना हो वो कर दे, बजरंग दल का आदमी नहीं था, आपको समझ में नहीं आएगा। गुरुप्रकाश पासवान, फराज किदवई को थोड़ा समझाइए कि दोनों चीजों में बेसिक अंतर क्या है। नहीं देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिस्टम के हिसाब से कर्नल पुरोहित को देखिए, आप कर्नल पुरोहित को लेकर के ऐसी प्रकार की बातें की इन्होंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंततः क्या किया? देखिए, प्रोपोगेंडा का मशीन है। और मैं सुन रहा था अभी, कभी मीडिया को दोष देना, कभी चुनाव आयोग को दोष देना, कभी सुप्रीम कोर्ट को दोष देना, ये मानसिकता है।
ये डिफीटिस्ट माइंडसेट है, अंग्रेजी में कहते हैं। जब आप हर मोर्चे पे, हर मंच पे पराजित हो जाते हैं, तब इस प्रकार की मानसिकता होती है। और मुझे समझ में नहीं आता किस मुंह से ये लोग संविधान का नाम लेते हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की एक पुस्तक है, आपके शो पे मैं बता रहा हूं और एक सुझाव दे रहा हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर की एक पुस्तक है थॉट्स ऑन इस्लाम, एक बार पढ़ के आइएगा उसको। दूसरी पुस्तक है, लिख लीजिए फराज जी, आप बहुत पढ़ते हैं, आपकी स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। आपको पढ़ करके समझ में आ जाएगा कि इस्लामिक ब्रदरहुड की परिभाषा क्या होती है, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुर्का के संदर्भ में क्या कहा था। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि बुर्का इज एन इंडिकेशन ऑफ स्लेविश मेंटालिटी, बुर्का गुलामी मानसिकता का प्रतीक है। तो गुलामी मानसिकता से बाहर निकलने की कोशिश करिए। अब आपको वीर अब्दुल हमीद नहीं याद आते हैं, आपको एपीजे अब्दुल कलाम नहीं याद आते हैं, आपको बिस्मिल्लाह खान नहीं याद आते हैं, आपको पसमंदा नहीं याद आते हैं, आपको महिलाएं याद नहीं आती हैं। हम लोगों को करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई एसटी समाज का मुसलमान, बकरवाल मुसलमान, वो राज्यसभा पहुंचता है तो अब पहुंचता है। तुष्टीकरण की मानसिकता को त्याग करके आप सबका साथ सबका विकास को स्वीकार करिए। अब उसका दिन आ गया है, उसका समय आ गया है। आप सिर्फ कुछ लोग, वही 5% लोग हैं, वही 5% लोग का कब्जा होगा 95% संपत्ति पे, वही 5% तय करेंगे कि भाई रेडिकल इस्लाम क्या होता है, रेडिकल इस्लाम क्या नहीं होता है। इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आप देश के नागरिक हो तो जगदीश शर्मा आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। जगदीश शर्मा, चाहे आपकी जो मानसिकता है जी, आपकी मानसिकता जो है टेरर एपोलॉजिस्ट की, ये नहीं चलने वाला है। राम भाई जी, राम भाई जिस देश का प्रधानमंत्री बाहुबली हो, गृह मंत्री बाहुबली हो, अजीत डोभाल जैसे अफसर हो, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील डर रहे हैं। मुझे दुख सा हो रहा है इस बात का, इतने थर-थर कांप रहे हैं। वो कह रहे हैं जज भी डर रहे हैं, हर आदमी डर रहे हैं, आतंकवादी आ गए हैं, दिल्ली में आ गए। कहना कि मैं समझता हूँ सरकार का फेलियर है, सरकार नहीं मान रही है, सरकार घुमा रही है। वही अंग्रेज भी कर देते हैं, हिंदू मतलब फूट डालो और शासन करो। मैं देख रहा हूँ दोनों भाई लड़ रहे हैं और ये सरकार किसके समय हुआ था साहब? जिस प्रधानमंत्री 26 से 11 बॉम्बे में भूल गए क्या? आपको याद होगा, मैं याद दिलाऊं आपको, बोल रहा हूं 2 मिनट याद दिलाऊं आपको। मुंबई ब्लास्ट, भाई मेरे को बोलने, मुंबई के सीरियल ब्लास्ट, बोलने तो दो, दिल्ली का सीरियल ब्लास्ट, अरे भाई अहमदाबाद का ब्लास्ट, याद दिलाऊं आपको, मोदी जी को याद दिलाओ, याद दिलाऊं आपको। देखिए ये हमारी कमिटमेंट, हमारी प्रतिबद्धता पे सवाल मत खड़ा करिए आप, हमारी प्रतिबद्धता पे सवाल मत खड़ा करिए आप। ये हमें आपसे प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। देश का आम नागरिक आपको बता देगा कि कौन आतंकियों के समर्थन में खड़ा रहता है और कौन आतंकियों के विरोध में बोलता है। दिग्विजय सिंह आपके नेता है कि नहीं है? दिग्विजय सिंह ने क्या बोला था? ओसामा जी, हाफिज सईद जी, ओसामा जी, हाफिज सईद जी क्या होता है भाई? बोलिए आतंकी है, भाई को लड़ाने को, बोलिए आतंकी है। दिग्विजय सिंह की क्या मजबूरियां थी जो उनको बोलनी पड़ी थी? आपने संपूर्ण हिंदुओं को आतंकवादी बता दिया था। इस मानसिकता से देश नहीं चलता है। मैं क्षमा चाहता हूं, देश में कानून की नजरों में सब बराबर है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, मैं बोलने को तैयार हूं आपको। अगर अपराधी है, आतंकवादी, तो बोलो आप, आगे बढ़ के बोलो आप। लेकिन डरते हो आप क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। डरते हो आप क्योंकि आपके नेता मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश की संसदों पे पहला देश के मुसलमानों का है। अगर उन्होंने कहा होता दलितों का है, शोषितों का है, गरीबों का स्वागत किया होता। ये तुष्टीकरण की मानसिकता का ही परिणाम है। ये तुष्टीकरण की मानसिकता का परिणाम है और आपको माफी मांगनी पड़ेगी। दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, सोनिया गांधी, कौन जवाब देगा इन लोगों का? धमकी दे रहे हैं जी। किस मुंह से आप बात करते हैं भाई? आपकी सरकार को कांग्रेस पार्टी के पास तो राम मोहन जी, मैं क्षमा चाहता हूं, कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। चुनावी लूटते रहोगे, देश को भी बचाने की आप ही बचे हैं भैया। क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री को कहने की क्या आतंकवादी आतंक फैलाएंगे तो युद्ध समझा जाएगा? लड़ो युद्ध, अब तुम्हारे बस की है तो। कभी जीवन में युद्ध लड़ा है हमने? युद्ध लड़ना आता सिवाय किया है। भावलपुर में जाके देखिए आप, लड़ाने के लिए भावलपुर में जाके देखिए आप। आपकी तरह नहीं है शांत होकर के बैठ गए हैं। एक एक ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, एक एक हमने बदला लिया और इस बार भी बदला लेंगे। पाताल लोक में क्यों ना, वापस विषय पे लौट के आते हैं, लोक से ढूंढ करके लाकर वापस विषय पे लौट के आते हैं। मुझे लग रहा है जगदीश जी और गुरुप्रकाश जी से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। राशिद शरीफ को मैं फिर से थोड़ा सा डिबेट में लेके आता हूं। राशिद शरीफ, देश के संविधान को मानने वाले लोग इस पूरे पैनल पर बैठे हुए हैं। अश्विनी जी भी देश का संविधान दिखा रहे थे। आरिफ मोहम्मद खान का एक कोट मुझे याद आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आप लोग बार बार कहते हैं कि हम देश के संविधान को मानते हैं, लेकिन देश के संविधान ने जिस कानून को माना ही नहीं, उस कानून को आप खुदा का कानून बताकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनका मन क्या बनेगा? जिस कानून को देश का संविधान नहीं मान रहा है, उसको आप खुदा का कानून बनाकर बच्चों के दिमाग में सेट करना चाहते हैं। क्या आरिफ मोहम्मद खान ठीक कह रहे थे? राशिद शरीफ, राम जी,
सर वो क्या कह रहे थे अभी, मैं सुप्रीम कोर्ट के हमारे वकील साहब की बात सुन रहा था। माशाल्लाह बस में, ट्रेन में, प्लेन में बम ऐसे इस तरीके से इतना डरते तो भैया बाहर निकलते क्यों? ये मेरा सवाल कि भाई आप उनको रोको जो हिंदू राष्ट्र बनाने की चक्कर में है, उनको रोको जो हिंदुओं को इकट्ठा करने की चक्कर। आप ही के चैनलों पे चल रहा, आप ही के चैनल बता रहे क्या इनको संविधान से डर नहीं है? इनको है सो इनको डर नहीं है संविधान से। अगर कोई इस तरीके का कोई मुसलमान अगर करता है, अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र के बारे में करता है, कोई सरदार जी अगर करता है, कोई क्रिश्चियन अगर करता है, कोई दलित अगर करता है इस बारे में, तो पूरा हाल हो जाता पूरा हिंदुस्तान में। वो हिंदू यात्रा में आपको दलित दिख रहा है? तो रोडों पे निकल हिंदू यात्रा में आपको ढूंढने गए कि कोई दलित नहीं था? क्या बोल रहे हैं आप? हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात होती, ये लोगों को इकट्ठा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात होती, कोई एक्शन नहीं होता, कोई केस नहीं होता उनपे कि इस तरीके की क्या करना चाह रहे सर? अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, आप तो टीवी पे आके इस तरीके के काम को रोकना चाहिए। अश्विनी जी है क्या? हिंदू मुस्लिम बात तो नफरत अश्विनी जी है क्या? चाहिए आप तो जी उनसे सवाल था, लेकिन गुरुप्रकाश आप अगर इससे रिस्पॉन्ड करना चाहें तो। नहीं मैं वही नहीं देखिए सर सुन लीजिए राशिद जी, ये ऐसा है कि आप कम से कम दलितों का नाम ना लें तो ही ठीक रहेगा। मैंने 2 पुस्तकों का सुझाव दिया है, मैं आगे नहीं बोलूंगा। ये 2 पुस्तक बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, दलितों के मसीहा, भारत के संविधान निर्माता। वो 2 पुस्तक के नाम दोबारा बोल रहा हूं, लिख लीजिए कागज से। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया और थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये दोनों पुस्तक एक बार पढ़ के आइएगा, उसके बाद दलितों का नाम लीजिएगा आप। दलितों का शोषण, दलितों का उत्पीड़न जितना आप लोगों ने किया, किसी ने किया है क्या? और एक ब्रैकेट में कतई मैं आपको सावधानी देता हूं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, दलित मुस्लिम का एक साथ में आप एक साथ में नाम लेना बंद करिए। आप पढ़ करके आइए बाबा साहब अम्बेडकर को। ये जय भीम वाले जो लोग हैं, बाबा साहब क्या बोले? मुसलमानों को बाहर बुलाया राम मोहन जी, उनके पाखंड को एक्सपोज करना चाहता हूं। अब सुनो भैया, अब थोड़ा सुनने का धैर्य रखो, अब सुनने का धैर्य रखो। ये डिबेट शो है, मदरसा नहीं है आपका। ये डिबेट शो है आपका, मदरसा नहीं है। राशि जी कुछ बोल के चले जाओगे आप, मदरसा नहीं है। जरा सुनिए आप शांति से। दलितों का नाम मत लीजिए आप, दलितों का उत्पीड़न और दलितों का इतिहास पढ़ के आइए आप, उसके बाद आप बोलिएगा। दलित मुस्लिम एकता बोलते हो, अब तर्क समाप्त हो गया, कैसे बीच में बोल रहे हो आप? सुनने आप सुनने का ताकत रखिए साहब। मदरसा नहीं है इस देश में, संविधान है इस देश में, शरिया नहीं है, शरिया नहीं है, शरिया नहीं है, सुनना पड़ेगा। संविधान है, सुनना पड़ेगा। अगर देखिए राशिद शरीफ देखिए होता, राशिद शरीफ भड़कने से कोई बात देखो बनेगी नहीं, सुनना पड़ेगा। भड़कने से कोई बात बनेगी नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे उस बात का उत्तर आप दे दीजिए, मेरे पास समय अब बहुत सीमित बचा है। मुझे यह बताइए कि जब आप अपने बच्चों को ये काफिर, ये मुशरिक, ये जिहाद, ये सारा पढ़ाना बंद कर देंगे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। गलत है, कोई तकलीफ नहीं है इस देश के लोगों को। राम जी ये गलत बातें हैं। देश के अंदर ही कोई अगर जिहाद देकर बैठ जाएगा, देश के अंदर ही किसी को काफिर बोलकर उससे दुश्मनी पाल लेगा। बुरा बोलना हमारे को सख्त मना है। हाँ, क्या सख्त मना है? जल्दी, ठीक है, एक लास्ट कमेंट फरास्किद भाई, क्विक। किसी के बारे में बुरा बोलने का, जी, किसी के बारे में गलत बोलने का सख्त मना है। अरे भाई वो बोलने से नहीं होता ना, कर तो रहे ना। ठीक है राम जी, फरास्किद भाई जल्दी। राम जी सुनिए, लास्ट कमेंट। राम जी सुनिए। हाँ राम जी, मैं गुरु पासवान जी से सिर्फ एक बात बोलूंगा, क्योंकि ये अच्छे आदमी हैं, लेकिन आज पता नहीं किस तरह से डिबेट कर रहे हैं। एनिलेशन ऑफ कास्ट तो बाबा साहब की इन्होंने जरूर पढ़ ली होगी, मैं अपने मुंह से बोलूंगा नहीं। पेज नंबर 47 पढ़ लीजिएगा और पेज नंबर 51 पढ़ लीजिएगा। चलिए समझ में आ जाएगा कि बाबा बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। गुरु प्रकाश पासवान भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास आज समय इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और बड़ी बात यही है कि अब ये सीधी बातें लोगों को समझ में आती हैं, और इसलिए सीधी बात लोग सुनना चाहते हैं कि वो रेडिकलाइजेशन के खिलाफ एकदम कट्टर होकर ये बात कह रहे हैं कि ये अब देश में स्वीकार नहीं होगा, नहीं चलेगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।